डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, संस्था या स्थान से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि कहानी में किसी नाम, घटना या परिस्थिति का वास्तविक जीवन से कोई मेल संयोगवश हो, तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, न कि किसी की भावनाओं, विश्वासों या विचारों को ठेस पहुंचाना। कहानी में दिखाए गए विचार और घटनाएं लेखक के निजी विचार हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की सच्ची घटना, इतिहास या वास्तविकता से जोड़कर न देखा जाए। एपिसोड 41 चेतन की पीड़ादायक विजय। इस क्षण प्रतियोगिता मंच पर कौशल झा ने अपना हथियार निकाला, जो एक विशाल लोहे का डंडा था। इसने चेतन बिष्ट की आंखों को तुरंत गंभीर बना दिया। इस लोहे के डंडे से यह देखा जा सकता था कि कौशल झा की ताकत भयानक थी। चेतन बिष्ट ने भी अपना हथियार निकाला, एक लंबी तलवार। उसे तलवारें पसंद नहीं थीं, उसे चाकू ज्यादा पसंद थे। उनके हथियारों का दिखना एक दूसरे के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था, जिसने उन दोनों को एक दूसरे के प्रति सतर्क कर दिया। मेरा ये डंडा संभालो, कौशल झा ने पहला कदम उठाया। विशाल लोहे का डंडा बिना किसी दिखावटी चाल के उसके सिर के ऊपर ऊंचा उठाया गया और सीधे चेतन बिष्ट के सिर पर दे मारा। चेतन बिष्ट ने ठंड से हुंकार भरी अपना शरीर घुमाया और कई कदम बगल में हट गया। उसने अपने बाएं हाथ से एक मुद्रा बनाई और उसकी हथेली में बिजली इकट्ठा हो गई। वज्र मुष्टि। चेतन बिष्ट जोर से चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के ऊपर बिजली चमकी। मुक्का हवा में फूल गया, एक पल में कई गुना बड़ा हो गया और सीधे कौशल झा के सामने आ गया। आदित्य सिंह ये दृश्य देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने अपने पिछले जीवन में इस मुक्केबाजी शैली का अभ्यास किया था। यह एक उच्च श्रेणी की शक्तिशाली युद्धकला थी। हालांकि इसका हमला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ताकत बिखर जाती है। बैंगनीभवन अवस्था से पहले इसे मुश्किल से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बैंगनीभवन अवस्था के बाद ये लगभग बेकार है। आने दो। कौशल झा का बचने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और हथेली की हवा में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। यह महातलवार मंडप की स्वर्ण ज्वाला हथेली थी, जो बहुत ही जबरदस्त हमलावर शक्ति वाली एक हथेली तकनीक भी थी। एक धमाके के साथ मुठियां और हथेलियां एक दूसरे से टकराईं, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और दोनों के शरीर एक ही समय पर हिल गए। मारो। दोनों पुरुषों की आंखों में एक गंभीरता का भाव था। लंबे डंडे और लंबी तलवारें बेतहाशा टकराईं और मुट्ठियों और पैरों का भी आदान प्रदान हुआ। बस एक पल में दोनों पुरुषों ने 100 से अधिक चालें चलीं। अंतिम जोरदार धमाके के साथ वे दोनों कराह उठे और एक ही समय पर पीछे हटे। मेरी यह तलवार लो। त्रिविज प्रहार। चेतन बिष्ट जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके शरीर के ऊपर बिजली की हल्की चमक थी। फिर चेतन बिष्ट ने अपने दाहिने हाथ से लंबी तलवार को सिर के ऊपर उठाया और अपने बाएं हाथ से एक ही समय पर मूठ को पकड़ा। काटो। चेतन बिष्ट की जोरदार चीख के साथ तीन तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेजी से निकली और सीधे कौशल झा की ओर बढ़ गई। तीन तलवार की रोशनी के बीच मूठें लगभग एक दूसरे पर चढ़ गईं, जो लगभग 2 मीटर आकार की एक तलवार की रोशनी में बदल गईं और कौशल झा पर टूट पड़ीं। कौशल झा का भाव गंभीर था और उसने लोहे के डंडे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। उसकी भुजाओं पर नसें उभरी हुई थीं और वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। महाबली प्रहार। जैसे ही कौशल झा जोर से चिल्लाया, उसके हाथ में लोहे का डंडा अचानक दोगुना बड़ा हो गया। कौशल झा ने उसे उठाया और आसमान से गिरती 3 तलवारों का सामना किया। डैंग डैंग डैंग। प्रतियोगिता के मंच पर लगभग एक साथ 3 आवाजें सुनाई दीं। हर आवाज के साथ कौशल झा का शरीर जोर से हिला और फिर उसने एक कदम पीछे लिया। लगातार 3 आवाजों के बाद कौशल झा 3 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोनों से खून की एक धार बह निकली। क्या जबरदस्त त्रिविज प्रहार है, कितना संतोषजनक है। मेरा ये डंडा लो और एक ही वार में पहाड़ तोड़ दो। कौशल झा जोर से हंसा, अपने मुंह के कोने पर लगे खून को नजरअंदाज करते हुए। उसने दोनों हाथों से लोहे का डंडा उठाया और जैसे ही वो चिल्लाया, लोहे का डंडा दोगुना बड़ा हो गया। लोहे के डंडे पर कई परछाइयां दिखाई दी और कौशल झा के शरीर में शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के साथ वे चेतन बिष्ट के सिर पर टूट पड़ी। लोहे का डंडा अचानक बड़ा हो गया और 10 से ज्यादा डंडों की परछाइयां एक दूसरे पर चढ़ गईं, जिससे चेतन बिष्ट के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। इस चाल को केवल आमने सामने के हमले से ही तोड़ा जा सकता था। हवा से नीचे गिरते समय लंबे डंडे ने एक तीखी सीटी की आवाज की, जो इस चाल की शक्ति को दर्शाती है। कौशल झा की शक्तिशाली चाल को देखकर आधार निर्माण अवस्था के पहले स्तर के कई लोग बेहद गंभीर दिखे। ये चाल पहले ही प्राण साधना के 9वें स्तर के व्यक्ति की शक्ति से अधिक हो चुकी थी और आधार निर्माण के पहले स्तर के व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति के बराबर थी। चेतन बिष्ट का भाव इस समय अत्यंत गंभीर था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसके पास अभी भी एक चाल बची है, लेकिन इस चाल का उपयोग करने के बाद उसकी बात की युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाएगी और वो शायद लड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
चून की बातें इस हद तक आ गई हैं तो उसे अब कोई परवाह नहीं है और वह पहले अपने सामने के दुश्मन को हराएगा। जब उसने ये सोचा तो चेतन बिष्ट की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसका भाव गंभीर हो गया। अष्टवज्र प्रहार। चेतन बिष्ट दहाड़ा और उसके शरीर पर बिजली चमकी और यहाँ तक कि उसकी लंबी तलवार पर भी बिजली की सरसराहट हुई। चेतन बिष्ट ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई, अपनी आंखें सिकुड़ी, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उसके शरीर में आत्मिक शक्ति पागलों की तरह बाहर निकली और लंबी तलवार अचानक फैल गई। काटो। जैसे ही चेतन बिष्ट चिल्लाया, उसने अपने हाथ में लंबी तलवार को बेतहाशा घुमाया। हालांकि इस चाल को अष्टवज्र प्रहार कहा जाता है, लेकिन इस समय चेतन बिष्ट ने जो प्रहार किया वो 8 नहीं बल्कि 9 थे। हर अतिरिक्त प्रहार के साथ चेतन बिष्ट पर बोझ बढ़ता गया। जैसे ही अंतिम प्रहार कटा, चेतन बिष्ट ने अपना मुंह खोला और खून की एक उल्टी कर दी। इस समय अमर संस्था की तरफ लगभग हर किसी का दिल हलक में आ गया था। प्राणसाधना अवस्था और आधार निर्माण अवस्था के कई लोग कौशल झा और चेतन बिष्ट की युद्ध शक्ति पर चकित थे। आदित्य सिंह ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन चेतन बिष्ट की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। 9वें तलवार के प्रहार के बाद उसकी नाड़ियां और नसें शायद घायल हो गई थीं। इस चाल के बाद चेतन बिष्ट अब और नहीं लड़ सकता था। विशाल डंडे की छाया और कई मीटर लंबी तलवार सभी की आंखों के सामने भयंकर रूप से टकराए। खचाक। एक तीखी आवाज सुनाई दी और प्राणसाधना अवस्था के कई शिष्यों ने अपने कान ढक लिए और पीले पड़ गए। चाकू और डंडा टकराए और दोनों की आत्मिक शक्ति एक साथ उलझ गई और विस्फोटों की घनी आवाज हुई। सभी की आंखें चाकू और डंडे वाली आकृतियों पर टिकी थीं। तलवार की रोशनी लंबे डंडे के नीचे बिखर गई और उनमें से 7 एक पल में बिखर गई, जिससे सभी का दिल धड़कना बंद हो गया। इस समय 8वीं तलवार की रोशनी नीचे आई और सीधे लंबे डंडे के प्रेत से टकराए। लंबा डंडा अंततः टिक नहीं सका और तलवार की रोशनी के साथ ही बिखर गया। इस समय 9वीं तलवार की रोशनी नीचे आई। कौशल झा का चेहरा बहुत बदल गया और उसने डंडे को अपनी छाती के पार पकड़ लिया। एक जोरदार खचाक के साथ कौशल झा कटकर उड़ गया। उसके हाथ जोर से कांपे, उसका चेहरा पीला पड़ गया और खून की एक उल्टी निकली। एक धड़ाम के साथ कौशल झा प्रतियोगिता के मंच के नीचे गिर गया। इस समय अमर संस्था के शिष्य तुरंत जयकारे लगाने लगे। हालांकि यह प्रतियोगिता विजेता का फैसला नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी चालों का आदान प्रदान वास्तव में रोमांचक था। कौशल झा जमीन से उठा, चेतन बिष्ट की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी और फिर चला गया। चेतन बिष्ट ने राहत की सांस ली। जैसा कि आदित्य सिंह ने अभी उम्मीद की थी, उसने अपने शरीर में नाड़ियों और नसों में हल्का दर्द महसूस किया, जिससे उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि उसने कौशल झा को हरा दिया, लेकिन उसने लड़ने की ताकत भी खो दी। इसके अलावा यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है। अगर यह एक वास्तविक जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो शायद वो जीवित नहीं बचता। हालांकि कौशल झा घायल हो गया था, लेकिन उसे अभी भी लड़ने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल झा महातलवार मंडप की प्राणसाधना अवस्था का सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है। चेतन बिष्ट ने आदित्य सिंह की ओर एक नजर डाली, जो प्राणसाधना के 7वें स्तर के शिखर पर था, और अपना सिर हिलाकर कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही तुम एक उच्च स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकते हो और प्राणसाधना के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति को हरा सकते हो, लेकिन तुम लड़ाई की स्थिति को नहीं बदल सकते। चेतन बिष्ट ने मन बना लिया और फिर से लड़ने का फैसला किया। ये सब संस्था के लिए था। ये सोचते हुए चेतन बिष्ट एक गोली निकालने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अपने मुंह में रखा और फिर उसे निगल गया। यह एक साधारण प्राणशक्ति गोली थी, जो उसके शरीर में आत्मिक शक्ति को जल्दी से बहाल करने में मदद कर सकती थी। चेतन बिष्ट ने अपने शरीर में आत्मिक शक्ति को महसूस किया और फिर से कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी चरम शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही बचा था, जिसका मतलब था कि उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वो अब उन भयानक चालों का प्रदर्शन नहीं कर सकता था जो उसने अभी की थी। अमर संस्था की ओर सभी के जयकारे समाप्त होने के बाद वे तुरंत शांत हो गए। उन्होंने चेतन बिष्ट की हालत देखी और उसके लिए फिर से लड़ना असंभव था। इस क्षण सभी की निगाहें आदित्य सिंह पर थीं और वह दर्शकों का केंद्र बन गया। इन नजरों में 99% लोग आदित्य सिंह के बारे में आशावादी नहीं थे। वे सभी सोचते थे कि प्राणसाधना के 7वें स्तर के व्यक्ति को प्राणसाधना के 8वें स्तर के व्यक्ति से और साथ ही प्राणसाधना के 9वें स्तर के सबसे मजबूत व्यक्ति से निपटने देना असंभव है। बड़ी बहन, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई है जो इस अज्ञानी साथी को सबक सिखाएगा? तारिणी उत्साह से भरे चेहरे के साथ अनन्या शर्मा के पास आई और धीरे से फुसफुसाई। अनन्या शर्मा मुस्कुराई, फिर थोड़े डांटने वाले लहजे में कहा, छोटी बहन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मुझे डर है कि कोई सुन लेगा। आखिरकार ये 2 संस्थाओं के बीच एक प्रतियोगिता है। अगर दूसरों ने इसके बारे में सुन लिया तो ये बुरा होगा। जब तारिणी ने यह सुना तो वह अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके चेहरे पर किसी के दुर्भाग्य पर खुशी का भाव था। वह आने वाली प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से उत्सुक थी। वह सच में आदित्य सिंह को लुगदी बनते देखना चाहती थी। अनन्या शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। इस छोटे भाई के आने से उसे लगा कि गुरु के दिल में सबसे बड़ी बहन के रूप में उसका वजन कम होता जा रहा है। लेकिन वो संस्था के भीतर मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती थी, अन्यथा अगर वह पकड़ी गई तो सजा गंभीर होगी। अब जब आखिरकार देखने के लिए एक अच्छा तमाशा था तो उसकी आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं सकी।
जहां तक संस्था की प्रतियोगिता हारने के परिणामों की बात है, अनन्या शर्मा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी पासा पलट सकते हैं? हर्षिता वाघेला ने अपने बगल में मानवी चौहान को देखा। उसकी आंखों में चिंता का भाव था। मानवी चौहान थोड़ा मुस्कुराई, फिर कहा, छोटी बहन हर्षिता, कुछ भी निश्चित नहीं होता। क्या प्रतियोगिता अभी खत्म हो गई है? शायद कोई आश्चर्य हो। जब हर्षिता वाघेला ने मानवी चौहान की बातें सुनी तो उसकी आंखें चेतन बिष्ट और आदित्य सिंह की ओर गईं और फिर आदित्य सिंह पर टिक गईं, लेकिन उसकी आंखों में संदेह का भाव था। हालांकि आदित्य सिंह ने उसे पवनविज घाटी में एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदित्य सिंह की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत है। इस क्षण आदित्य सिंह आगे बढ़ा और उड़कर प्रतियोगिता के मंच पर आ गया। भाई चेतन, नीचे जाओ और अपने घावों को ठीक करो। यह मुझ पर छोड़ दो। चेतन बिष्ट ने आदित्य सिंह की बातें सुनकर अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, फिर कहा, छोटे भाई आदित्य, मैं लड़ रहा हूं। आदित्य सिंह चेतन बिष्ट की बातें सुनकर अपना सिर थोड़ा हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने कहा, भाई चेतन, तुम्हारी नाड़ियां घायल हैं। अगर तुम लड़ते रहे तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आदित्य सिंह नाड़ियों और नसों की चोटों की भयावहता को सबसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वे उसके पिछले जीवन भर उसके साथ थीं, जब तक कि वह मारा नहीं गया। जब चेतन बिष्ट ने आदित्य सिंह की बातें सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो मूल रूप से टिके रहना चाहता था, लेकिन जब उसने आदित्य सिंह की शांत आंखें देखी तो वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। मौजूदा चोट कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर लड़ाई जारी रही तो परिणाम गंभीर होंगे। छोटे भाई आदित्य, सावधान रहना। इस हार की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, हमारी है। चेतन बिष्ट ने आदित्य सिंह से मुस्कुराते हुए कहा, फिर प्रतियोगिता के मंच से चला गया। आदित्य सिंह ने चेतन बिष्ट की पीठ को देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वो चेतन बिष्ट के शब्दों का अर्थ समझ गया था और उसने पहले ही जिम्मेदारी अपने और दूसरों पर ले ली थी। आदित्य सिंह अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जंगल बड़ा है तो हर तरह के पंछी होते हैं। हालांकि अमर संस्था में कुछ बदमाश है, लेकिन शुद्ध मन वाले लोगों का एक समूह भी है। ये लोग अमर संस्था की असली रीढ़ हैं। इस क्षण बुजुर्गों की सीट पर सबसे घबराई हुई व्यक्ति मेघा इंद्रधनुष थी। हालांकि उसे आदित्य सिंह की लड़ने की क्षमता के बारे में कुछ अंदाजा था, लेकिन जब आदित्य सिंह वास्तव में सामने आया तो वह अभी भी बहुत चिंतित थी। आचार्य देवदत्त, तुम ये दौड़ हारने वाले हो, त्रिलोक खत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि देवदत्त चौहान मन ही मन ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन वह हार नहीं मानेंगे और मुस्कुराते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है। त्रिलोक खत्री ने देवदत्त चौहान के दोषी विवेक को उजागर नहीं किया, बल्कि नीचे जतिन सिंह और विशाल जोशी को सिर हिलाया। भाई जतिन, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा, विशाल जोशी ने जतिन सिंह से कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। प्राण साधना के 7वें स्तर का एक मामूली व्यक्ति प्रतियोगिता के मंच पर खड़े होने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि अमर संस्था में कोई नहीं बचा है। दुश्मन को कम मत समझो। जतिन सिंह ने आदित्य सिंह पर एक नजर डाली और विशाल जोशी से कहा। विशाल जोशी ने सिर हिलाया, फिर सीधे प्रतियोगिता के मंच पर उड़ गया। महातलवार मंडप का विशाल जोशी, कृपया सिखाएं। आदित्य सिंह ने शांति से विशाल जोशी को देखा। दूसरे पक्ष के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा और रक्त को महसूस करते हुए, जो कल हराए गए ललित जयवंत से भी ज्यादा मजबूत था। लेकिन तो क्या उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति से प्राण साधना के 9वें स्तर के शिखर पर कोई भी शायद इसका सामना नहीं कर पाएगा। आदित्य सिंह, हमला करो, विशाल जोशी ने शांति से कहा और फिर अपनी लंबी तलवार निकाल ली। आदित्य सिंह ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया। उसकी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति उसका भौतिक शरीर है। वज्र विस्फोट मुष्टि और पवन वज्र मुष्टि दोनों ही मुक्केबाजी की तकनीकें हैं। लंबी तलवार निकालने से उसकी ताकत सीमित हो जाएगी। विशाल जोशी आदित्य सिंह को नंगे हाथों से देखकर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन विशाल जोशी ने उसे नजरअंदाज किया। जोर से चिल्लाया, अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और उसके शरीर में आत्मिक शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी और उसने आदित्य सिंह पर वार कर दिया। कठोर तलवार की रोशनी कई तलवारों की छाया में बदल गई, जो एक दूसरे से उलझ गईं और सीधे कई मीटर की तलवार की रोशनी में फैल गईं, जो सीधे आदित्य सिंह की ओर बढ़ रही थी। जब चाकू का इस्तेमाल किया गया तो देखने वालों ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। धीरज सिंह, फराज हुसैन, हर्ष ग्रोवर के चेहरे एक ही समय पर थोड़े बदल गए, क्योंकि यह हमला लगभग उनकी अपनी ताकत जितना ही मजबूत था। मेघा इंद्रधनुष ने अपनी मुठियां भींच लीं और सीधे कूद पड़ी। अगर आदित्य सिंह खतरे में होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य सिंह को बचाने के लिए उड़ जाती। अनन्या शर्मा और तारिणी दोनों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। यह मजेदार होगा अगर आदित्य सिंह इस चाल को भी नहीं झेल पाया। इस क्षण सभी की निगाहें आदित्य सिंह पर थीं, यहां तक कि देवदत्त चौहान की भी। ठीक जब चाकू की रोशनी आदित्य सिंह के सिर से 1 फुट से भी कम दूर थी, आदित्य सिंह हिला और उसका शरीर एक पल में गायब हो गया। अमर संस्था के सभी बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। आदित्य सिंह अभी अभी बहुत तेज था। आदित्य सिंह ने स्वाभाविक रूप से अष्टकोणिका नागचाल का प्रदर्शन किया, जो प्रतियोगिता के मंच जैसी अपेक्षाकृत छोटी जगह में प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त थी। इस क्षण आदित्य सिंह पहले ही विशाल जोशी के पीछे आ चुका था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और सीधे मुक्का मारा। विशाल जोशी स्वाभाविक रूप से समृद्ध युद्ध अनुभव वाला व्यक्ति था। जिस क्षण आदित्य सिंह गायब हुआ, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई, अपने पीछे वार करते हुए।
विशाल जोशी की प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी, लेकिन आदित्य सिंह और भी तेज था। इससे पहले कि लंबी तलवार उसके पीछे घूम पाती, आदित्य सिंह का मुक्का विशाल जोशी की पीठ पर जोर से लग चुका था। एक धड़ाम की आवाज और विशाल जोशी की चीख के साथ वह हवा में उड़ गया और प्रतियोगिता मंच के नीचे जा गिरा। इस क्षण पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। अमर संस्था के कई शिष्यों ने प्रतियोगिता मंच पर खड़े आदित्य सिंह को अविश्वास से देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत देख लिया है। प्राणसाधना अवस्था के 7वें स्तर के एक व्यक्ति ने प्राणसाधना अवस्था के 8वें स्तर के एक व्यक्ति को एक ही झटके में हरा दिया। सिर्फ एक मुक्के से उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। ये थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तारिणी इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अपने आप से बुदबुदा रही थी। अनन्या शर्मा ने भी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। मेघा इंद्रधनुष की भींची हुई मुठ्ठियां ढीली पड़ गईं और उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। बड़ी बहन, आप तो ये परिणाम पहले से ही जानती थी, है ना? हर्षिता वाघेला के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था और फिर वह मानवी चौहान को देखने लगी। मानवी चौहान शांत रही, फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी पवनविज घाटी में कई घंटों तक रह सकता है? मानवी चौहान के सवाल ने हर्षिता वाघेला को निशब्द कर दिया। ऐसा लगता था कि उसने इस छोटे भाई की युद्ध क्षमता को बहुत कम आंका था। भाई आदित्य बहुत बढ़िया, हर्ष ग्रोवर ने सबसे पहले कहा और साथ ही हंसने लगा। अग्रज आदित्य इतने अद्भुत हैं, अब से वो मेरे आदर्श होंगे। एक महिला शिष्या ने आदित्य सिंह को प्रशंसा से देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। भाई आदित्य इतने सुंदर हैं, मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? मुझसे मत लड़ो भाई आदित्य मेरे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अग्रज आदित्य को तीसरी बुजुर्ग ने चुना। उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। अमर संस्था की ओर मूल रूप से निराशाजनक माहौल आदित्य सिंह द्वारा विशाल जोशी को हराने के कारण तुरंत प्रज्वलित हो गया और माहौल बेहद गर्म हो गया। यशवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन अब उसने उन्हें खोला। आदित्य सिंह पर एक नजर डाली और फिर धीरे धीरे उन्हें बंद कर लिया। आचार्य त्रिलोक, मेरे इस आश्चर्य के बारे में क्या ख्याल है? आचार्य देवदत्त चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा राहत महसूस करते हुए त्रिलोक खत्री ने आदित्य सिंह पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शारीरिक कलाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने केवल शारीरिक कलाएं ही पर्याप्त नहीं है। त्रिलोक खत्री का मतलब बहुत सरल था। आदित्य सिंह जिस कारण से विशाल जोशी को इतनी जल्दी हरा पाया, वह सिर्फ उसकी अजीब शारीरिक चालों के कारण था। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद उसके दिल में एक छाया थी। लेकिन जब त्रिलोक खत्री ने जतिन सिंह को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। आप जानते हैं, जतिन सिंह की युद्ध शक्ति दूसरों की तुलना में नहीं है। भले ही कौशल झा, ललित हांडा और लीना यादव मिलकर भी उसे हराना मुश्किल है। ये कहा जा सकता है कि जतिन सिंह उसके हाथ का तुरुप का पत्ता है। इस बार त्रिलोक खत्री ने इस तरह की चक्रव्यूह लड़ाई शैली का प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि उसने विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचा था। जतिन सिंह के होते हुए सब कुछ पलटा जा सकता है, भले ही जतिन सिंह अकेला ही क्यों ना बचा हो। विशाल जोशी दोषी चेहरे के साथ भीड़ में लौट आया। उसे सच में बहुत बड़ा झटका लगा था। जतिन सिंह ने विशाल जोशी को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे प्रतियोगिता मंच की ओर चल पड़ा। उसने कोई तेज नहीं दिखाया, लेकिन जहां से भी वह गुजरा प्राणसाधना अवस्था वालों ने एक भयानक दबाव महसूस किया। यहां तक कि आधार निर्माण अवस्था के दूसरे स्तर वाले भी जतिन सिंह को अत्यंत गंभीर भावों से घूर रहे थे। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, प्राणसाधना अवस्था के एक व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आसपास किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें सभी प्रतियोगिता मंच की ओर देख रही थीं और जो खुशी उन्होंने अभी अभी महसूस की थी वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ये प्रतियोगिता प्राणसाधना अवस्था में अंतिम मुकाबला है और इसके दूरगामी प्रभाव हैं। आदित्य सिंह, अपनी कला दिखाओ और यह प्रतियोगिता जीतो। संस्था तुम्हें 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि इनाम में देगी। इस क्षण एक आवाज पूरे स्थल में गूंज उठी। यह आचार्य देवदत्त चौहान की आवाज थी। जब यह आवाज सुनाई दी तो अमर संस्था के सभी लोगों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि का क्या मतलब है? यहाँ तक कि वेणु शेखर को भी एक साल में इस राशि का लगभग आधा ही संसाधन मिलता है। जब उपस्थित बुजुर्गों ने देवदत्त चौहान के शब्द सुने तो किसी ने भी उसे रोकने के लिए आवाज नहीं उठाई। 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि की तुलना में ये प्रतियोगिता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि बहुत ज्यादा होती है। आदित्य सिंह ने कभी ऐसी अच्छी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने देवदत्त चौहान के साथ अपनी मुठ्ठियां बांधी और कहा, गुरु आप बहुत उदार हैं, मुझे ये 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि चाहिए। आदित्य सिंह के शब्द निर्णायक थे और वीरता की भावना आकाश तक पहुंच गई। देवदत्त चौहान आदित्य सिंह के शब्द सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें आदित्य सिंह पर मोमिंग रूप से अधिक विश्वास महसूस हुआ। आदित्य सिंह को प्रेरित करने के अलावा उन्होंने आदित्य सिंह के आत्मविश्वास का परीक्षण करने के लिए भी ऐसा किया। अगर दूसरे पक्ष में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का विश्वास नहीं है तो वह उसके शब्दों का जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। चूंकि आचार्य देवदत्त इतने उदार हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं हो सकता। जतिन सिंह, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीतते हो तो यह मंडप प्रमुख तुम्हें चौथे स्तर की मज्जाशोधन नाड़ीशोधन गोली इनाम में देगा ताकि तुम्हारी नींव और मजबूत हो सके। त्रिलोक खत्री दिल खोलकर हंसा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मौके पर मौजूद हर कोई चौंक गया। हालांकि चौथे स्तर की मज्जाशोधन नाड़ीशोधन गोली की कीमत 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि के स्तर तक नहीं पहुंची, लेकिन ये खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं थी।
भले ही आप 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मनी निकाल लें, वे शायद इसे आपको नहीं बेचेंगे। अगर ऐसी गोली संस्था के प्राण साधना अवस्था के किसी प्रतिभाशाली को दी जाती है तो यह उसे आधार बनाते समय अधिक साधना मंच संघनित करने की अनुमति दे सकती है। एक प्रतिभाशाली का मूल्य 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मनी से कैसे तुलना की जा सकती है, ये सुनकर जतिन सिंह की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां बांधी और कहा, धन्यवाद मंडप प्रमुख, मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। जैसे ही जतिन सिंह ने ये कहा, अमर संस्था में कई लोग तुरंत असंतुष्ट हो गए। भाई आदित्य, हमें तुम पर विश्वास है, उसे मार गिराओ। हाँ, हमारे अग्रज आदित्य सबसे शक्तिशाली हैं, वो उसे एक मुक्के से गिरा सकते हैं। आसपास के कई अमर संस्था के शिष्यों ने आदित्य सिंह के लिए जयकारे लगाए और उनका उत्साह इंद्रधनुष की तरह ऊंचा था। इस क्षण मौके पर माहौल बेहद गर्म था। चाहे वो आचार्य हो, बुजुर्ग हो या शिष्य, उनके शरीर सभी थोड़े तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। अमर संस्था की गहराई में एक आत्मिक चेतना की किरण भी गुजरी और स्पष्ट रूप से मौके पर मौजूद माहौल से चौंक गई थी। इस तरह का दृश्य प्राण साधना अवस्था के लोगों के बीच एक प्रतियोगिता जैसा नहीं दिखता है। यहाँ तक कि आधार निर्माण अवस्था या बैंगनी भवन अवस्था के लोगों के बीच की प्रतियोगिता में भी इस तरह का माहौल नहीं होता। किसी को नहीं पता था कि इस क्षण अमर संस्था के ऊपर हजारों फुट ऊंचे बादलों के ऊपर एक बूढ़ा आदमी पद्मासन में बैठा था, जो नीचे अमर संस्था की प्रतियोगिता को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। बूढ़े आदमी ने साधारण मोटे सूती कपड़े पहने थे, कमर के चारों ओर एक शराब का तुम्बा था और उसके बाएं हाथ में एक भंडारण की अंगूठी थी। इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। क्या यह मेरी महिला शिष्या की संस्था है? ये थोड़ी कमजोर है लेकिन ये जीवन शक्ति से भरपूर है। बूढ़े आदमी ने खुद से बुदबुदाया, फिर अपनी नजरें मानवी चौहान की ओर घुमाई और उसके चेहरे पर एक दयालु भाव था। ये बूढ़ा आदमी मानवी चौहान का गुरु है। अगर आदित्य सिंह उसे देखता तो वह उसे जरूर पहचान लेता, क्योंकि उसने इस व्यक्ति को अपने पिछले जीवन में देखा था। प्रतियोगिता के मंच पर आदित्य सिंह और जतिन सिंह एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। एक दूसरे के बगल में खड़े होकर वे एक दूसरे के शक्तिशाली तेज को महसूस कर सकते थे। युद्ध! जतिन सिंह जोर से चिल्लाया और पहला कदम उठाया। बिना किसी दिखावटी चाल के उसने सीधे आदित्य सिंह पर मुक्का मारा। जतिन सिंह आदित्य सिंह से आधा सिर लंबा है और वो बहुत बड़ा भी है। जब वो आदित्य सिंह के सामने खड़ा होता है तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई वयस्क बच्चे से लड़ रहा हो। जतिन सिंह के मुक्के पर कोई आत्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन जब मुक्का फेंका गया तो विस्फोट की आवाज हुई। आदित्य सिंह की आंखें चमक उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और मुक्का मारा। आदित्य सिंह के शरीर के अंदर सभी हड्डियों से सूक्ष्म आवाजें आ रही थीं और उसकी त्वचा पर भी हल्की सुनहरी चमक थी। स्वर्ण त्वचा और मनस्थी एक ही समय पर कंपन कर रहे थे, जिससे आदित्य सिंह को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी दाहिनी मुट्ठी में एक अत्यंत भयानक शक्ति थी। धड़ाम! दो मुट्ठियां, एक बड़ी और एक छोटी, हवा में टकराईं और दोनों पुरुषों के शरीर जोर से हिले और पीछे हट गए। आदित्य सिंह 3 कदम पीछे हटा जबकि जतिन सिंह 2 कदम पीछे हटा। ये बहुत बढ़िया है। ये पहली बार है जब कोई केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मुझसे लड़ सकता है। फिर से आओ! जतिन सिंह जोर से हंसा, फिर अपनी मुट्ठियां भींची और बारिश की तरह मुक्कों से आदित्य सिंह पर पागलों की तरह हमला किया। आदित्य सिंह भी जोर से हंसा, बिना किसी डर के। उसने भी इस अवसर का उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति को निखारने के लिए किया। हालांकि उसके पास पहले से ही स्वर्ण त्वचा और मनस्थी थी, लेकिन वह उनकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। अब जब उसके पास जतिन सिंह जैसा प्रतिद्वंद्वी है तो यह निश्चित रूप से आदित्य सिंह के लिए अपने कौशल को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है। धड़ाम 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 दोनों पुरुषों की मुट्ठियां बेतहाशा टकराईं। हालांकि कोई भी आत्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन हर बार जब दो मुट्ठियां टकराती तो विस्फोटों की आवाज पूरे मैदान में फैल जाती। केवल 10 से अधिक सांसों में दोनों ने सैकड़ों वारों का आदान प्रदान किया था। आदित्य सिंह के शरीर के अंदर जतिन सिंह के साथ हर टक्कर के साथ उसके शरीर की सभी हड्डियों से एक भिनभिनाने की आवाज सुनी जा सकती थी। उसी समय उसकी हड्डियों पर मणि जैसी चमक और भी तेज होती गई और उसके शरीर में खून तेजी से दौड़ रहा था। धड़ाम! आदित्य सिंह और जतिन सिंह ने एक ही समय पर एक दूसरे की छाती पर मुक्का मारा और वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। वे एक ही समय पर 7 कदम पीछे हटे। आदित्य सिंह दर्द से कराह उठा। जतिन सिंह का मुक्का सच में दर्दनाक था। जतिन सिंह ने भी भौहें सिकोड़ ली। उसका मूल रूप से शांत भाव गायब हो गया और उसका भाव धीरे धीरे गंभीर हो गया। आसपास के लोग इतने घबराए हुए थे कि उनकी हथेलियों में पसीना आ गया। आदित्य सिंह और जतिन सिंह के बीच की टक्कर ने उन्हें एक तरह की जंगली सुंदरता की सराहना कराई। चेतन बिष्ट ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे लगा कि आदित्य सिंह उससे उतना मजबूत नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जतिन सिंह की भयानक शारीरिक शक्ति अभी अभी उसकी सहनशक्ति से परे थी। असंभव! वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तारिणी यही वाक्य दोहराती रही। उसकी आंखों में अविश्वास से ज्यादा सदमा था। अनन्या शर्मा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस छोटे भाई को बिल्कुल नहीं समझती है। बड़ी बहन, उनमें से कौन जीतेगा? हर्षिता वाघेला के चेहरे पर भी घबराहट का भाव था। इस बार वो सच में आदित्य सिंह की ताकत से चौंक गई थी। यहाँ तक कि मेरे सामने वाली बड़ी बहन भी जब वह प्राणसाधना अवस्था में थी तो केवल इतनी ही दुष्ट हो सकती थी। मानवी चौहान ने प्रतियोगिता मंच पर दोनों लोगों को देखा और फिर कहा, यह तय करना मुश्किल है।
दोनों की शारीरिक शक्ति की तुलना में छोटा भाई आदित्य थोड़ा मजबूत है, लेकिन छोटे भाई आदित्य की अपनी साधना बहुत कमजोर है। जतिन सिंह की तुलना में एक बड़ा अंतर है, यह उसकी कमी है। इसके अलावा मुझे हमेशा लगता है कि जतिन सिंह कुछ छिपा रहा है। मुझे लगता है कि उसके शरीर में कोई विशेष शक्ति है। हर्षिता वाघेला मानवी चौहान का जवाब सुनकर थोड़ी चौंक गई और फिर जतिन सिंह को देखने लगी। आदित्य सिंह, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी शारीरिक शक्ति मुझसे भी थोड़ी बेहतर है, लेकिन आज तुम निश्चित रूप से हारोगे। जतिन सिंह के बोलने के बाद उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और प्राण साधना के 9वें स्तर के शिखर पर होने का उसका तेज निस्संदेह प्रकट हुआ। इस क्षण जतिन सिंह ने अब अपनी ताकत नहीं छिपाई और एक भयानक तेज आदित्य सिंह की ओर बढ़ा। आदित्य सिंह गंभीर और युद्ध के लिए तैयार दिखा। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। शतप्राणी मुष्टि, पर्वत गर्जन, व्याघ्र प्रहार। जतिन सिंह जोर से चिल्लाया और उसके हाथ बाघ के पंजों में बदल गए। उसकी हथेलियों में आत्मिक ऊर्जा जमा हो गई। जैसे ही जतिन सिंह जोर से चिल्लाया, उसने दोनों हाथों से आदित्य सिंह की छाती पर थप्पड़ मारा। जैसे ही उसने अपने हाथ मारे, एक बाघ की दहाड़ की आवाज पूरे मैदान में फैल गई। बहुत बढ़िया। आदित्य सिंह की आंखें चमक उठी और उसी समय उसके शरीर की सभी हड्डियों से विस्फोट की आवाज आई। आदित्य सिंह की जोर की चीख के साथ उसने अपनी मुट्ठियों से मुक्का मारा, जतिन सिंह के पंजों का सामना करते हुए। एक जोर की धड़ाम के साथ आदित्य सिंह 7 कदम पीछे हटा, जबकि जतिन सिंह ने सिर्फ अपना शरीर हिलाया। इस क्षण मौके पर मौजूद कई लोगों के चेहरे बहुत बदल गए। आदित्य सिंह ने आह भरी। किसी कारण से उसे हमेशा ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई बाधा है जो उसे अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने से रोक रही है। उस मामले में चलो अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं। ये सोचते हुए आदित्य सिंह एक कदम आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका और प्राण साधना के 7वें स्तर के शिखर पर उसकी ताकत निस्संदेह प्रकट हुई। आत्मिक शक्ति के आशीर्वाद से आदित्य सिंह का तेज बढ़ गया और जतिन सिंह के वर्तमान तेज से कम शक्तिशाली नहीं था। जतिन सिंह, आओ और लड़ो। आदित्य सिंह ने अष्टकोणिका नाग चाल पर कदम रखा। उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे और उसकी मुट्ठियों से बिजली की शक्ति का एक निशान निकल रहा था। यह वज्रविस्फोट मुष्टि थी, शतप्राणी मुष्टि, दिव्यनाग का नभविहार। जतिन सिंह का भाव उदासीन था। उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और उसके शरीर में आत्मिक शक्ति बाहर निकली। उसकी हथेलियों में एक सुनहरे नाग की छाया दिखाई दी। जतिन सिंह जोर से चिल्लाया और अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा। सुनहरा नाग उसकी मुट्ठी में विलीन हो गया, फिर हवा में ऊंचा उठा, एक सुनहरे नाग में बदल गया और सीधे आदित्य सिंह की ओर दौड़ पड़ा। इस दृश्य ने मौके पर मौजूद कई लोगों को चौंका दिया। ये तरीका प्राण साधना अवस्था के तरीकों से आगे निकल गया था। आदित्य सिंह की आंखें शांत थीं, उसकी दाहिनी मुट्ठी भींची हुई थी। उसकी मुट्ठी पर बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई, फिर उसने एक धीमी दहाड़ छोड़ी और सीधे सुनहरे नाग पर मुक्का मारा। सुनहरा नाग वज्र विस्फोट मुष्टि से टकराया और आदित्य सिंह का शरीर हिला और वह 2 कदम पीछे हट गया। मेरी बाह में तेज दर्द हुआ। शतप्राणी मुष्टि, अग्निगरुड़ का पर्वतनाथ। जतिन सिंह ने आदित्य सिंह को सांस लेने का कोई समय नहीं दिया। जैसे ही उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई, एक अग्निगरुड़ की छाया उभरी। जतिन सिंह के हाथ के एक इशारे से अग्निगरुड़ तेजी से बड़ा लपटे लुढ़क रही थी, सीधे आदित्य सिंह की ओर बढ़ रही थी। आदित्य सिंह ने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और एक वज्र विस्फोट मुष्टि फेंकी। उसने अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से एक तलवार का इशारा किया और एक तलवार से अग्निगरुड़ पर वार किया। एक जोर की धड़ाम के साथ अग्निगरुड़ बिखर गया और आदित्य सिंह फिर से 3 कदम पीछे हट गया। जतिन सिंह बिल्कुल नहीं रुका और शतप्राणी मुष्टि का उपयोग करना जारी रखा और हर मुक्का अलग था। 10 से अधिक मुक्कों के बाद आदित्य सिंह को प्रतियोगिता के मंच के किनारे पर धकेल दिया गया। इस क्षण हर किसी का दिल हलक में था। एक बार आदित्य सिंह को प्रतियोगिता के मंच से बाहर धकेल दिया गया तो इसका मतलब है कि प्रतियोगिता खत्म हो गई। भाई आदित्य, टिके रहो। कई लोगों ने मन ही मन आदित्य सिंह के लिए प्रार्थना की। इस नाजुक मोड़ पर आदित्य सिंह का शरीर हिला और एक पल में गायब हो गया। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वह प्रतियोगिता के मंच के बीच में पहुंच चुका था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। अभी अभी हुई टक्कर ने उसे अपनी मुट्ठियों में तेज दर्द महसूस कराया। अंत में उसे अपनी साधना की कमी का खामियाजा भुगतना ही पड़ा और जतिन सिंह ने उसे पीट दिया। आदित्य सिंह, तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है, तुम मेरे मुकाबले के बिल्कुल नहीं हो। जतिन सिंह मुड़ा और युद्ध के उत्साह से बोला। जब मौके पर मौजूद लोगों ने जतिन सिंह की बात समझी तो वे सभी चुप हो गए, क्योंकि जतिन सिंह ने जो कहा वो सच था। बड़ी बहन, क्या आप कोई समाधान सोच सकती हैं? हर्षिता वाघेला ने मानवी चौहान को देखा और जल्दी से बोली। मानवी चौहान ने अपनी आंखें घुमाई। यह एक जीवंत प्रतियोगिता थी, वो कोई योजना कैसे बना सकती थी? क्या यह संभव है कि वो अपनी शक्ति आदित्य सिंह को उधार दे दे? भले ही वो चाहती, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कोई और रास्ता नहीं है, वो केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। मानवी चौहान ने शांति से कहा। इस क्षण अमर संस्था के सभी बुजुर्ग चुप हो गए। सच कहूं तो आदित्य सिंह की युद्ध शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आचार्य देवदत्त चौहान भी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। मेघा इंद्रधनुष का भाव तनावपूर्ण था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। इस शिष्य ने आज उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया था।
इस हद तक लड़ने में सक्षम होने के कारण भले ही वो बाद में हार गया, अमर संस्था में कोई भी आदित्य सिंह से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आदित्य सिंह ने जतिन सिंह को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने शांति से कहा, तुम सही हो, मेरा साधना स्तर तुम्हारे स्तर से बहुत पीछे है, उस स्थिति में मैं अपनी साधना में सुधार करूंगा। आदित्य सिंह के ये कहने के बाद पूरा मैदान शांत हो गया और कई लोगों ने आदित्य सिंह को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। क्या कोई सिर्फ कहने से अपनी साधना में सुधार कर सकता है? यहाँ तक कि जतिन सिंह भी चौंक गया, यह नहीं जानते हुए कि आदित्य सिंह का क्या मतलब है। सिस्टम प्रवेश करो। आदित्य सिंह ने भीड़ की अजीब नजरों को नजरअंदाज किया। उसने आज के लिए अपने प्रवेश का उपयोग नहीं किया था क्योंकि यह मुख्य शिखर के लिए आरक्षित था। सूचना, अमर संस्था के मुख्य शिखर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पुरस्कार में 20 वर्षों की साधना प्राप्त हुई। सौभाग्य अंक 20। सिस्टम की आवाज आदित्य सिंह के दिमाग में गूंजी और आदित्य सिंह की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये सिस्टम प्राप्त करने के बाद प्रवेश करने पर मिला सबसे बड़ा पुरस्कार था। मुख्य शिखर के योग्य है और इसका सौभाग्य मूल्य वास्तव में अन्य शिखरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। उसी समय आदित्य सिंह के शरीर में तुरंत एक विशाल मात्रा में आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य सिंह ने बैंगनी ऊर्जा दहन कला को सक्रिय किया और इस विशाल आत्मिक शक्ति को अपने नाभि केंद्र में पहुंचाया। इस क्षण आदित्य सिंह की साधना बढ़ने लगी और लगातार बढ़ती गई। प्राणसाधना के 8वें स्तर का प्रारंभिक चरण, प्राणसाधना के 8वें स्तर का अंतिम चरण और प्राणसाधना के 8वें स्तर का शिखर। उसकी साधना में सुधार अभी रुका नहीं था और उसने सीधे प्राणसाधना के 8वें स्तर के शिखर को तोड़ दिया और प्राणसाधना के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। आदित्य सिंह चौंक गया और अपनी साधना को और बढ़ने देने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अतिरिक्त आत्मिक शक्ति को अपने आंतरिक अंगों में पहुंचाया। वो अपने प्राणसाधना क्षेत्र को 10वें स्तर तक ले जाने के लिए दृढ़ था। दिव्यनिधि पूरी होने से पहले वो अपनी साधना को तेजी से बढ़ने नहीं दे सकता था, अन्यथा उसे जीवन भर पछताना पड़ता। क्या हो रहा है? अग्रज आदित्य की साधना अचानक इतनी नाटकीय रूप से क्यों बढ़ गई? क्या ये हो सकता है कि अग्रज आदित्य ने किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो? मैंने यह नहीं देखा कि भाई आदित्य ने किस तरह की औषधि ली। भाई आदित्य, क्या आपने जानबूझकर पहले अपने साधना स्तर को नहीं छिपाया था? आदित्य सिंह का साधना स्तर आसमान छू गया, जिसने तुरंत पूरी अमर संस्था को विस्फोट कर दिया। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। उनके चेहरों पर उत्साह था। आचार्य देवदत्त चौहान भी थोड़े हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। तीसरी बुजुर्ग, क्या आपका शिष्य खुद को छिपाने में बहुत अच्छा नहीं है? गुरु इंद्राणी ने अपने बगल में मेघा इंद्रधनुष को देखा और उसकी आवाज में थोड़ी खटास थी। आदित्य सिंह इतना छोटा है लेकिन उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति है। वो कई घंटों तक पवनविज घाटी में भी रहा है। वो भविष्य में निश्चित रूप से एक संस्था का अद्भुत प्रतिभाशाली शिष्य होगा। मेघा इंद्रधनुष इतनी चौंक गई थी कि वो निशब्द हो गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि आदित्य सिंह पहले से ही बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने आदित्य सिंह को कम आंका था। चौथी बुजुर्ग, ये सिर्फ अपनी कमजोरियों को छिपाना है, दिखावा नहीं। लेकिन मैं कुछ समय पहले एकांत में थी, इसलिए मैं वास्तव में उसके साधना स्तर के बारे में निश्चित नहीं हूं। मेघा इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके शब्दों में खुशी भरी थी। अन्य बुजुर्गों ने सभी ने मेघा इंद्रधनुष को ईर्ष्या से देखा। कौन इस तरह का शिष्य नहीं चाहता? ये कैसे संभव है? ये सच नहीं है। तारिणी खुद से बुदबुदाती रही। वो आज आदित्य सिंह से कई बार चौंक चुकी थी और लगभग निशब्द थी। अनन्या शर्मा ने स्टैंड में मेघा इंद्रधनुष की ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी का भाव था। उसे लगा कि उसके गुरु ने आदित्य सिंह को कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया होगा, अन्यथा आदित्य सिंह का साधना स्तर इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? बड़ी बहन, ये लड़का बहुत दिखावा करता है। उसने हम सबको इतना डरा दिया। नहीं, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं उसे पीटने जा रही हूँ। मुझे मत रोको, मेरा दिल अभी अभी हलक में था। यहाँ तक कि जब मैं खुद प्रतिस्पर्धा कर रही थी तब भी मैं इतनी घबराई नहीं थी। हर्षिता वाघेला ने मानवी चौहान को देखा और शिकायत की। मानवी चौहान ने चमकती आंखों से आदित्य सिंह को देखा। इतने सालों के बाद उसे आखिरकार संस्था में एक दिलचस्प व्यक्ति मिला। जहां तक हर्षिता वाघेला के शब्दों की बात है, उसने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मानवी चौहान ने यह नहीं देखा कि चैतन्य पांडे उसे दूर से घूर रहा था। जब चैतन्य पांडे ने मानवी चौहान के चेहरे पर भाव देखा तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने प्रतियोगिता के मंच पर आदित्य सिंह को देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक गया। चैतन्य पांडे इतने सालों से मानवी चौहान के पीछे पड़ा है, लेकिन उसने कभी दूसरे की आंखों में ऐसी रोशनी नहीं देखी। जो कोई भी चैतन्य पांडे की पसंद की महिला को छूने की हिम्मत करेगा, वह मरेगा। आदित्य सिंह को कोई अंदाजा नहीं था कि चैतन्य पांडे ने अकारण ही उससे रंजिश पाल ली थी। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें निश्चित रूप से लगता कि तुम किसी से भी ज्यादा बेकसूर हो। मारो। जतिन सिंह का चेहरा उदास था और वह आदित्य सिंह की ओर दौड़ा, दोनों हाथों से हाथ के इशारे करते हुए और शतप्राणी मुष्टि का प्रदर्शन करते हुए उसकी मुट्ठियां टकराईं। उसके दिल में हत्या का इरादा भर गया और उसके शरीर से एक हत्यारा तेज निकला। जब महातलवार मंडप के लोगों ने जतिन सिंह की हालत देखी तो वे तुरंत समझ गए कि वो गुस्से में है। जतिन सिंह इस समय सबसे खतरनाक स्थिति में भी था। आदित्य सिंह ने ठंड से हुंकार भरी अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति महसूस करते हुए और उसका युद्ध का उत्साह तुरंत बढ़ गया। आदित्य सिंह ने वज्र विस्फोट मुष्टि को उजागर किया जो जतिन सिंह के खिलाफ बेतहाशा फैल गया। इस बार दोनों के बीच की लड़ाई बहुत भयानक थी।
जैसे ही उनकी ऊर्जा प्रवाहित हुई उन्होंने वास्तव में जमीन में गहरे गड्ढे बना दिए। एक धड़ाम के साथ आदित्य सिंह ने जतिन सिंह को मुक्का मारा और उसे उड़ता हुआ भेज दिया। फिर आदित्य सिंह ने अष्टकोणिका नाग चाल का इस्तेमाल किया और सीधे जतिन सिंह के सामने आ गया। जतिन सिंह को लगातार 2 बार मुक्का मारा। उनके साधना स्तरों के बराबर होने से आदित्य सिंह सीधे जतिन सिंह पर हावी हो गया, जिससे प्रतिद्वंद्वी को कदम कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि जतिन सिंह ने कड़ी मेहनत से लड़ाई की, लेकिन चाहे वो कैसे भी लड़े वो इस समय पूरी तरह से नुकसान में था। इस क्षण अमर संस्था के सभी शिष्य उत्साहित थे। जैसे ही आदित्य सिंह ने जतिन सिंह को फिर से मुक्का मारा, जतिन सिंह पीछे की ओर उड़ गया और लगभग प्रतियोगिता के मंच से बाहर धकेल दिया गया। जतिन सिंह ने अपना मुंह खोला और खून की एक उल्टी कर दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य सिंह, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना इसके लायक है। जतिन सिंह के चेहरे पर एक गुस्सैल भाव दिखाई दिया और उसने हाथ बढ़ाकर अपनी छाती पर थपथपाया। प्रचंड भालू रक्तवंश सक्रिय हो। जैसे ही जतिन सिंह गुस्से से दहाड़ा, उसके शरीर से एक भयानक शक्ति उठी और उसकी ताकत लगातार बढ़ने लगी। उसी समय जतिन सिंह के पीछे एक विशाल भालू की आकृति दिखाई दी जो कई फुट ऊंची और भयानक शक्ति से भरी थी। सब लोग देखो, किसी ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और जो शब्द उसकी जबान पर थे वे कहे नहीं जा सके। जतिन सिंह के शरीर और चेहरे पर घने काले बाल उगने लगे और उसकी 10 उंगलियों के नाखून तेजी से बढ़े और फिर काले घुमावदार हुक में बदल गए। आदित्य सिंह पूरी तरह से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जतिन सिंह के पास प्रचंड भालू का खून है। आदित्य सिंह, यह उसके रक्तवंश का जागरण है। तुरंत हमला करो वरना उसकी शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी। इस क्षण एक ठंडी आवाज आदित्य सिंह के कानों तक पहुंची। यह मानवी चौहान थी जिसने आदित्य सिंह को संदेश पहुंचाया था। जब आदित्य सिंह ने यह सुना तो वो तुरंत समझ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अष्टकोणिका नाग चाल का प्रदर्शन किया। अपनी मुठ्ठियां भींची और दोनों मुट्ठियों से जतिन सिंह पर मुक्का मारा। जतिन सिंह मुस्कुराया, उपहास किया और एक मुक्का मारा, सीधे आदित्य सिंह की मुट्ठियों को रोकते हुए। एक धड़ाम के साथ आदित्य सिंह सीधे उड़ गया। आदित्य सिंह को केवल अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ। प्रतिद्वंद्वी की ताकत लगभग 3 गुना बढ़ गई थी। आदित्य सिंह, तुम्हारी हार निश्चित है। काले बालों से ढका जतिन सिंह आदित्य सिंह की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चला। जब उसके कदम जमीन पर पड़े तो वास्तव में जमीन हिल गई। आदित्य सिंह गंभीर दिखा। उसने अपने बाएं हाथ से एक वज्र विस्फोट मुष्टि फेंकी और अपने दाहिने हाथ से नीलगगन तलवारबाजी से वार किया जतिन सिंह पर हमला करते हुए। जतिन सिंह ने ठंड से हुंकार भरी और अपनी हथेली से नीचे की ओर थप्पड़ मारा। तुरंत एक विशाल हथेली का निशान बना जिसने सीधे आदित्य सिंह के हमले को चकनाचूर कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के जतिन सिंह ने अपनी बालों वाली दाहिनी मुट्ठी उठाई और आदित्य सिंह पर मुक्का मारा। उसी समय जतिन सिंह ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके आदित्य सिंह को कसकर बंद कर दिया, जिससे आदित्य सिंह के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। आदित्य सिंह चौंक गया और उसके शरीर की सभी हड्डियां कंपन करने लगी, जिससे एक मणि जैसा रंग निकला। उसी समय उसकी स्वर्ण त्वचा प्रकट हुई, जिससे आदित्य सिंह एक सुनहरे आदमी जैसा दिखने लगा। स्वर्ण त्वचा त्रिलोक खत्री और आचार्य देवदत्त चौहान एक ही समय पर चिल्लाए। वे दोनों बहुत हैरान थे। प्राण साधना अवस्था वाले किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ण त्वचा को निखारना बिल्कुल असंभव था। स्वर्ण त्वचा को निखारने के लिए एक विशाल मात्रा में आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। प्राण साधना अवस्था में कितने लोग शांत होकर ऐसा काम कर सकते हैं? बेशक जतिन सिंह ने भी स्वर्ण त्वचा हासिल की, लेकिन उसे अभी भी रक्त की शक्ति की मदद मिली थी। अगर त्रिलोक खत्री और देवदत्त चौहान को पता होता कि आदित्य सिंह ने मनस्थिति पूरी कर ली है तो वे बेहद हैरान होते। इस क्षण आदित्य सिंह ने अपनी शारीरिक शक्ति को उस सीमा तक पहुंचाया जो उसे लगता था कि सीमा है, और उसी समय अपने शरीर में आत्मिक शक्ति को जुटाया और दोनों मुट्ठियों से सीधे मुक्का मारा। सीधे जतिन सिंह के मुक्के से टकराते हुए एक जोर की धड़ाम के साथ आदित्य सिंह ने एक कदम पीछे लिया और जतिन सिंह का शरीर भी हिला। हालांकि तुम्हारा विशाल भालू रक्तवंश बहुत मजबूत है, लेकिन इसका विरोध करना असंभव नहीं है। देखते हैं कि तुम्हारा रक्तवंश कितनी देर तक चल सकता है। आदित्य सिंह ने ठंड से हुंकार भरी, फिर अष्टकोणिका नाग चाल को चरम पर इस्तेमाल किया और जतिन सिंह पर एक पागलपन भरा हमला किया। आदित्य सिंह ने पाया कि जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उसके पूरे शरीर की हड्डियां तेजी से चमकदार होती गईं। धड़ाम 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 दोनों पुरुष तेजी से लड़े, लगातार दर्जनों बार टकराए। आदित्य सिंह हर टक्कर के बाद एक कदम पीछे हट जाता। दर्जनों टक्करों के बाद आदित्य सिंह फिर से प्रतियोगिता के मंच के किनारे पहुंच गया। आदित्य सिंह, अगर तुम मेरी यह चाल झेल गए तो मैं हार मान लूंगा। जतिन सिंह जोर से चिल्लाया, अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और उसके पीछे की विशाल भालू की छाया सीधे उसके शरीर में विलीन हो गई। इस क्षण जतिन सिंह के पीछे एक के बाद एक आभासी मंच की छायाएं अचानक दिखाई दी, कुल 7, और उनसे एक भयानक शक्ति निकली। आधार निर्माण अवस्था। कुछ लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन फिर इनकार कर दिया क्योंकि ये सभी मंच भ्रम थे। ये जतिन सिंह काफी अच्छा है। हालांकि वो आधार निर्माण अवस्था तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वो आधार निर्माण अवस्था की थोड़ी सी शक्ति खींच सकता है। मानवी चौहान के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। जतिन सिंह के हाथ में एक लंबा चाकू था और उससे एक खतरनाक तेज निकल रहा था। जब आदित्य सिंह ने यह दृश्य देखा तो वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था।
एक चाल से फैसला तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस क्षण आदित्य सिंह की आवाज ठंडी थी, जिसमें गर्मजोशी का कोई निशान नहीं था। आदित्य सिंह ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और अचानक आकाश में एक काला गरज का बादल दिखाई दिया। बूम बूम, आकाश से अचानक कई गरज की आवाजें सुनाई दी, जिससे मौके पर मौजूद हर कोई चौंक गया और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। इस क्षण जतिन सिंह तैयार था। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और उसकी आंखों में पागलपन का भाव दिखाई दिया। विशाल भालू प्रहार, जतिन सिंह की जोर की चीख के साथ उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और नीचे की ओर वार किया। चाकू की एक चमक दिखाई दी और हवा के खिलाफ बढ़ी। बस एक पल में ये लगभग 10 मीटर लंबी एक विशाल चाकू की रोशनी में बदल गई। तलवार की चमक के बीच एक विशाल भालू की दहाड़ थी और जैसे ही उसने नीचे वार किया, हवा में एक तेज हवा गरजने लगी। इस प्रहार के बाद यहां तक कि आधार निर्माण अवस्था के दूसरे स्तर वालों ने भी अपने भाव बदल दिए, क्योंकि यह प्रहार उनकी जान को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। वज्रबादल प्रकट हों, वज्र गिरे। आदित्य सिंह का भाव उदासीन था। आकाश से एक बिजली का बोल्ट गिरा और भीड़ की चीखों के बीच सीधे आदित्य सिंह की हथेली पर गिरा। जैसे ही बिजली गिरी, आदित्य सिंह की हथेली में एक बिजली का गोला दिखाई दिया। पवनविज मुष्टि, पवनविज रूपांतरण। आदित्य सिंह जोर से चिल्लाया और उसके नाभि केंद्र में बिजली चमकी। अनगिनत बिजली की ताकतें एक पल में बाहर निकली। जैसे ही आदित्य सिंह चिल्लाया, उसने एक मुक्का मारा। वज्र का गोला और आदित्य सिंह का मुक्का एक हो गए और वज्र के गोले से एक भयानक शक्ति बाहर निकली। इस क्षण पूरा दर्शक चौंक गया। उन्हें लगा कि आदित्य सिंह के मुक्के में एक भयानक शक्ति है। बिजली से चमकती मुट्ठी 10 मीटर लंबी तलवार की रोशनी से टकराई, जिसने अमर संस्था के चौक में सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी की आंखें प्रतियोगिता के मंच पर टिकी थीं। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह एक प्रहार परिणाम तय करेगा। धड़ाम, एक हिंसक विस्फोट आकाश में फैल गया और वज्र और बिजली की भयानक शक्ति ने सीधे लंबी तलवार को डुबो दिया। फिर वज्र और बिजली की शक्ति विस्फोट हो गई, जतिन सिंह पर गोलीबारी करते हुए। जतिन सिंह चिल्लाया, उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसके मुंह से खून की बौछार निकली और फिर वह प्रतियोगिता के मंच के नीचे भारी रूप से गिर गया। जतिन सिंह हार गया। उसने अपने सबसे मजबूत तरीके का इस्तेमाल किया, जो आधार निर्माण अवस्था के तीसरे स्तर के एक प्रहार के बराबर था, लेकिन वो अभी भी आदित्य सिंह के पवनविज मुष्टि को नहीं रोक सका। आदित्य सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह के कोनों पर खून दिखाई दिया और उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन इस क्षण किसी ने भी आदित्य सिंह पर हंसा नहीं, खासकर प्राण साधना अवस्था के शिष्यों। उन सभी के चेहरों पर विस्मय का भाव था। हम जीत गए, हम अमर संस्था जीत गए। अमर संस्था के शिष्य तुरंत जयकारे लगाने लगे और उनमें से कई जोर जोर से चिल्लाए। मेघा इंद्रधनुष, जो चिंतित थी, ने अंततः इस क्षण राहत महसूस की। तीसरी बुजुर्ग, आदित्य सिंह काफी अच्छा है। संस्था अब से उसके प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब से संस्था में उसका ओहदा हर्षिता वाघेला और चैतन्य पांडे के बराबर होगा। आचार्य देवदत्त चौहान हंसे और अपने बगल में मेघा इंद्रधनुष से बोले। जब मेघा इंद्रधनुष ने यह सुना तो वह अपने चेहरे पर खुशी छिपा नहीं सकी और जल्दी से कहा, धन्यवाद आचार्य। अन्य बुजुर्गों ने भी मेघा इंद्रधनुष को ईर्ष्या से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अभी की लड़ाई जीतना कितना मुश्किल था। जतिन सिंह शरीर साधना अवस्था में सबसे मजबूत व्यक्ति है, जिसे महातलवार मंडप ने भारी संसाधनों से प्रशिक्षित किया है। उसके पास एक विशाल भालू का रक्त भी है और उसकी युद्ध शक्ति आधार निर्माण अवस्था के तीसरे स्तर के बराबर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी आदित्य सिंह से हार गया और अगले 20 वर्षों के लिए संस्था के 35% संसाधन जीते। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि वह संस्था के एक प्रमुख शिष्य के समान व्यवहार का आनंद उठाए। त्रिलोक खत्री के चेहरे पर मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो गई थी और उसने आदित्य सिंह को एक अत्यंत जटिल भाव से देखा। अमर संस्था के पास पहले से ही मानवी चौहान जैसा एक राक्षस है और अब एक और आदित्य सिंह है। भविष्य में महातलवार मंडप के लिए अमर संस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन त्रिलोक खत्री बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जतिन सिंह ने अपनी पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, ऐसा था कि कोई और भी अधिक दुष्ट था। जब प्रतिभाशाली एक ही मंच पर होते हैं तो हमेशा कोई न कोई होगा जो अपमानित होकर समाप्त होगा। मानवी चौहान ने नीचे आदित्य सिंह को देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा और भी तीव्र हो गई। इस छोटे भाई ने उसे सिर्फ 2 दिनों में कई आश्चर्य दिए। बड़ी बहन, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती और मत जाओ? मुझे लगता है कि इस छोटे शैतान के होते हुए तुम भविष्य में अकेली नहीं रहोगी, हर्षिता वाघेला ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सच में नहीं चाहती थी कि मानवी चौहान जाए। ये सुनकर मानवी चौहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे गुरु ने कहा कि विंध्य प्रदेश बहुत छोटा है और यहाँ तक कि छठे देवलोक का कोई विशेषज्ञ भी नहीं है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और अनगिनत प्रतिभाशाली है। चूंकि मैं विंध्य प्रदेश में अपने साथियों के बीच कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं पा सकती, इसलिए मैं बाहर जाकर व्यापक दुनिया को देखने जा रही हूँ। अगर मैं किसी दिन थक गई तो मैं संस्था में वापस आ जाऊंगी। मानवी चौहान के ये कहने के बाद उसने एक दबंग तेज और अपनी आंखों में एक युद्ध का उत्साह दिखाया। जब हर्षिता वाघेला ने मानवी चौहान के शब्द सुने तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी और उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। हर्षिता वाघेला को कुछ याद आया और उसने थोड़ी दूर पर चैतन्य पांडे पर एक नजर डाली। किसी कारण से हर्षिता वाघेला को यह व्यक्ति सच में नापसंद था।
कोई कारण नहीं था, बस एक अंतर्ज्ञान था। उसे लगा कि चैतन्य पांडे का दिल काला है। तारिणी पूरी तरह से चुप थी। आदित्य सिंह के अंतिम प्रहार ने अभी अभी उसे सिहरा दिया था। उन तीनों में ऋषभ सबसे खुश था। हालांकि वो एक अग्रज भाई था, लेकिन जब उसने आदित्य सिंह को देखा तो वह अपनी आंखों में प्रशंसा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। अब से अग्रज आदित्य सिंह मेरे आदर्श है। भाई आदित्य सिंह, क्या आपकी कोई पसंद है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अग्रज आदित्य सिंह कितने सुंदर है, वो सबसे सुंदर पुरुष हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। हे भगवान, अगर जीवन अनिश्चित है तो मैं क्यों पैदा हुई? मेरी उच्च स्तरीय प्रतिभा पर दया करो। भीड़ के बीच सभी प्रकार की चर्चाएं सुनी गई, जिनमें से लगभग सभी आदित्य सिंह की प्रशंसा कर रही थीं। आदित्य सिंह का नाम पूरी अमर संस्था में गूंजने लगा। सूचना स्वामी को अमर संस्था में प्रसिद्धि पाने का प्रारंभिक लक्ष्य पूरा करने पर बधाई। पुरस्कार है आंतरिक अंग शोधन की प्राचीन विधि सिस्टम। स्वामी को याद दिलाती है कि यह विधि विशेष रूप से पंचांतरिक अंगों को सुदृढ़ करने के लिए है, जिससे स्वामी जल्द से जल्द दिव्य निधि अवस्था तक पहुंच सके। पुरस्कार 5 वर्षों की साधना। सौभाग्य अंक 300 जतिन सिंह के सौभाग्य अंक 300। आदित्य सिंह इस समय धीरे धीरे मंच से उतर रहा था जब सिस्टम की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी, जिससे आदित्य सिंह की आंखें तुरंत चमक उठी। उसे अब सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि वह अपने आंतरिक अंगों को कैसे मजबूत करे और जल्द से जल्द दिव्य अवस्था में प्रवेश करे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम उसे सीधे यह इनाम देगी। मैंने इस बार बहुत कुछ कमाया। बाहरी ताकत असली ताकत नहीं है, आंतरिक ताकत ही असली ताकत है। आदित्य सिंह ने अपने शरीर में एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति महसूस की और जल्दी से बैंगनी ऊर्जा दहन कला का अभ्यास किया ताकि इस आत्मिक शक्ति को अपने आंतरिक अंगों में पहुंचाया जा सके। प्रणाम अग्रज। आदित्य, चेतन बिष्ट, धीरज सिंह, फराज हुसैन और हर्ष ग्रोवर ने एक ही समय पर अपनी मुठ्ठियां बांधी और आदित्य सिंह को झुकाया। ये 4 लोग वर्तमान में अमर संस्था की प्राणसाधना अवस्था के 4 सबसे मजबूत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे उसे अग्रज भाई कहते हैं तो यह वरिष्ठता के बारे में नहीं है, बल्कि आदित्य सिंह की एक पहचान है। ठीक मानवी चौहान की तरह वो वास्तव में कई लोगों से छोटी है, लेकिन हर कोई उसे बड़ी बहन कहने को तैयार है। यह एक प्रकार की पहचान है जो प्राणसाधना अवस्था के लोगों द्वारा आदित्य सिंह की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। प्रणाम अग्रज। आदित्य, प्राणसाधना अवस्था के कई लोगों ने अपनी मुठ्ठियां बांधकर आदित्य सिंह को सलाम किया। उनकी आंखों में एक कट्टरता का भाव था। इन लोगों के शब्दों ने तुरंत एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बना और अधिक से अधिक प्राणसाधना अवस्था के शिष्य खड़े हुए और आदित्य सिंह को झुकाया। इस क्षण आदित्य सिंह ने प्राणसाधना अवस्था के शिष्यों के बीच पूरी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। चैतन्य पांडे ने दूर आदित्य सिंह को देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। वह गुरु का शिष्य था, लेकिन वह अमर संस्था में एक मजाक बन गया था। लोग उसे केवल तब याद करते थे जब वे मानवी चौहान का उल्लेख करते थे। इस क्षण चैतन्य पांडे कई लोगों से नफरत करता था, जिसमें आचार्य देवदत्त चौहान भी शामिल थे। उसने खुद कहा था कि वो मानवी चौहान की शादी खुद से करेगा, लेकिन अब वो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। जब चैतन्य पांडे ने अपने पिता के बारे में सोचा जो देवदत्त चौहान के लिए मर गए, तो उसे लगा कि देवदत्त चौहान एक कृतघ्न व्यक्ति है। इस क्षण वो हत्या के इरादे से भर गया था, लेकिन चैतन्य पांडे ने इस हत्या के इरादे को अपने दिल की गहराई में दफन कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो अभी भी बहुत कमजोर है और देवदत्त चौहान उसे एक चींटी को कुचलने की तरह आसानी से कुचल देगा। चैतन्य पांडे ने मूल रूप से सोचा था कि वो अमर संस्था में सबसे चमकदार अस्तित्व बन जाएगा, लेकिन अब वो एक मजाक बन गया है और वह नफरत से भरा है। हालांकि आदित्य सिंह का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने मानवी चौहान की आंखों में आदित्य सिंह के लिए प्रशंसा देखी और इस क्षण उसने देखा कि आदित्य सिंह इतना लोकप्रिय था। इस क्षण चैतन्य पांडे आदित्य सिंह से नफरत करता था और हत्या का इरादा उसके दिल में था। आदित्य सिंह भीड़ के जयकारों के बीच मेघा इंद्रधनुष के पास लौट आया। आसपास के बुजुर्गों ने आदित्य सिंह को प्रशंसा की नजरों से देखा। आदित्य, तुम ठीक हो? मेघा इंद्रधनुष ने देखा कि आदित्य सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था और जल्दी से चिंता के साथ पूछा। आदित्य सिंह वास्तव में ठीक था और वर्तमान स्थिति का अधिकांश हिस्सा सिर्फ एक अभिनय था। आदित्य सिंह ने 2 जीवन जिए हैं और एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो पेड़ जंगल में सबसे अलग खड़ा होता है उसे हवा से नष्ट कर दिया जाएगा। उसकी ताकत अब बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि जया जैसी बड़ी हस्ती के होते हुए भी उसे अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा वो छोटी सी गलती में डूब सकता है। गुरु, मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हूँ। मैंने बस अपनी आखिरी चाल का इस्तेमाल किया जिससे मेरी नाड़ियों को कुछ नुकसान हुआ। शिष्य, कृपया बाकी प्रतियोगिता न देखें, पहले वापस जाकर अच्छी तरह से आराम करें। आदित्य सिंह के शब्द सुनकर मेघा इंद्रधनुष का भाव थोड़ा घबरा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, ठीक है, तो तुम पहले वापस जाओ। आदित्य सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर मेघा इंद्रधनुष और बुजुर्गों को प्रणाम किया और मुख्य शिखर से चला गया। कुछ ही देर बाद आदित्य सिंह अपने कक्ष में लौटा और उसने राहत की एक गहरी सांस ली। आदित्य, सावधान रहना, तुम्हारे कक्ष में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है। मुझे मत बुलाना वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। ठीक उसी पल आदित्य के कानों में जया की आवाज गूंजी, जिसने आदित्य को अंदर तक दहला दिया। जिस व्यक्ति को जया भी एक महान शक्तिशाली योद्धा कहे, उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से जया से भी ऊंचा होगा। ये जानना जरूरी था कि जया अपने जीवित रहते हुए परम गुरु अवस्था में थी।
हालांकि आदित्य को यह नहीं पता था कि वह परमगुरु अवस्था के किस स्तर पर थी, पर जो भी इस स्तर तक पहुंच जाता वह पूरे क्षेत्र पर राज करने की क्षमता रखता था। उस पल आदित्य को लगा जैसे उसका दिल गले में आ गया हो, लेकिन जो होना था वो हो चुका था, इसलिए सामना तो करना ही था। अगर वो स्थानांतरण यंत्र भी निकालता तो भी उस महान योद्धा की पकड़ से बच नहीं सकता था। तभी आदित्य को अचानक एक बात समझ में आई, अगर सामने वाला उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो वह बस एक थप्पड़ से उसे मार सकता था। उसे इस तरह छिपकर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो अमर संस्था के आचार्य के सामने भी उसे मार डालता तो भी अमर संस्था में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वे कोई आपत्ति जता सके। ये समझने के बाद आदित्य तुरंत शांत हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कक्ष का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मोटे सूती कपड़ों में एक वृद्ध व्यक्ति उस गद्दी पर बैठा दिखाई दिया जहां आदित्य आमतौर पर साधना करता था। वो बड़ी दिलचस्पी से आदित्य को घूर रहा था। उस वृद्ध को देखते ही आदित्य का सिर बना गया। वह जानता था कि यह व्यक्ति कौन था। यह उसकी बड़ी बहन मानवी चौहान का गुरु था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मानवी संस्था छोड़कर चली गई थी। अपने पिछले जीवन में आदित्य ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा था कि बड़ी बहन अनुभव प्राप्त करने के लिए अकेले बाहर गई थी। अब उसे लग रहा था कि वह गलत था। बड़ी बहन ने बहुत पहले ही गुरु बना लिया था, लेकिन वह संस्था की प्रतियोगिता पूरी करने के बाद अपने गुरु के साथ चली गई। शिष्य आदित्य सिंह आचार्य को प्रणाम करता है। आदित्य ने शांत भाव से उस वृद्ध की ओर हाथ जोड़े। उसका रवैया अत्यंत सम्मानपूर्ण था। वृद्ध ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा, फिर शांति से कहा, कितना दिलचस्प छोटा लड़का है, क्या तुम मुझे जानते हो? आदित्य का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। शिष्य सच छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप वही गुरु हैं जिनके बारे में मेरी बड़ी बहन बात करती है। समय बहुत कम था और आदित्य ज्यादा बहाने नहीं सोच सका, इसलिए उसने बस मन में जो आया कह दिया। उसी पल एक भयानक दबाव अचानक प्रकट हुआ और आदित्य के शरीर पर पड़ने लगा। आदित्य इस हमले के लिए तैयार नहीं था और लगभग मौके पर ही घुटनों के बल गिरने वाला था। आदित्य को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर एक छोटा पहाड़ रख दिया गया हो। उसकी हड्डियां कांप रही थीं और उसके पूरे शरीर से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें तुरंत निकल आईं। क्या तुम जानते हो कि एक परम गुरु के सामने झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? तुम जैसे एक मामूली प्राण साधना करने वाले की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारी पूरी अमर संस्था भी हो तो मैं उसे एक चुटकी में नष्ट कर सकता हूं। वृद्ध के शब्दों में एक असीम राजसीपन था। उसके शब्द एक आदेश की तरह थे और आदित्य के मन में विरोध करने का कोई विचार ही नहीं आया। आदित्य अंदर ही अंदर पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था और उसके दिमाग में एक आवाज उसे सब कुछ कबूल करने के लिए कह रही थी। आदित्य ने अपनी जीभ की नोक काट ली और एक तेज दर्द तुरंत महसूस हुआ जिसने उसे होश में ला दिया। आदित्य ठंडे पसीने से भीग गया था और केवल 2 सांसों में वो पूरी तरह से तर हो गया। आचार्य, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने गलती से बड़ी बहन को आपका जिक्र करते हुए सुन लिया था, वरना मुझे आपके अस्तित्व के बारे में पता नहीं होता। आदित्य का पूरा शरीर कांप रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक छोटा पहाड़ उठाए हुए हो और उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए थे। आदित्य ने महसूस किया कि उसके शरीर की सभी हड्डियां कांप रही थीं और उसकी हड्डियों से लगातार भनभनाहट की आवाज आ रही थी। यह एक संकेत था कि हड्डियां अपने तनाव की सीमा तक पहुंच चुकी थीं। जब वृद्ध ने आदित्य के शब्द सुने तो वह जोर से ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। एक पल में एक और भी मजबूत दबाव आदित्य के शरीर पर पड़ा। कड़ाक। आदित्य के पैर आखिरकार टिक नहीं सके। उसका मांस और खून फट गया और फिर उसके पैरों की हड्डियां सीधे टूट गईं। हड्डी टूटने के क्षण टूटी हुई हड्डी से काले धुएं का एक झोंका निकला जो काले धुएं में बदलकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। आदित्य का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। क्या मैं मरने वाला हूं? मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। आदित्य के दिल में एक आवाज पागलों की तरह चीख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वृद्ध ने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम्हें मेरी जानकारी कैसे मिली? अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत राख में बदल दूंगा। जैसे ही वृद्ध के शब्द आए एक और भी भयानक दबाव आदित्य के शरीर पर पड़ा। कड़ाक। आदित्य के शरीर की दर्जनों हड्डियां एक के बाद एक टूट गईं। दर्द ने आदित्य को कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिरा दिया। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अटूट भाव था। भले ही वो मर जाए लेकिन वो दोबारा जीने का रहस्य कभी नहीं बताएगा, वरना वो निश्चित रूप से मर जाएगा। आचार्य, मैंने झूठ नहीं बोला। बस इन 5 शब्दों में आदित्य ने जैसे अपनी सारी ताकत लगा दी हो और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। वृद्ध ने आदित्य की ओर देखा और आदित्य भी उस वृद्ध को घूरता रहा, हार मानने से इनकार करते हुए। कड़ाक। आदित्य के शरीर की दर्जनों हड्डियां फिर से टूट गईं। इस समय वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह दरवाजे के सामने कीचड़ के ढेर की तरह गिर पड़ा। वृद्ध की आंखों में उदासीनता बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरी प्रशंसा ने ले ली थी। वृद्ध ने अपना हाथ हिलाया और एक गोली बाहर निकली। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता वो सीधे आदित्य के मुंह में पहुंचा दी गई। उसी समय वृद्ध ने अपनी उंगली उठाई और सुनहरे खून की एक बूंद बाहर निकली और आदित्य के शरीर में विलीन हो गई। एक पल में आदित्य की टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ गईं और फिर तेजी से ठीक होने लगी। सुनहरे खून की वह बूंद 206 छोटी बूंदों में बदल गई और आदित्य के पूरे शरीर की हड्डियों में समा गई। जैसे ही सुनहरे खून की यह बूंद उसके शरीर में समाये, आदित्य की चोटें तुरंत ठीक हो गईं और उसकी हड्डियों से कांच जैसी चमक भी निकलने लगी।
इस समय आदित्य ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति फिर से कई गुना बढ़ गई है, जिसने आदित्य को थोड़ा भ्रमित कर दिया। वो नहीं जानता था कि यह वृद्ध क्या कर रहा था। धन्यवाद आचार्य। हालांकि आदित्य बहुत भ्रमित था, उसने जल्दी से हाथ जोड़े और बोला। वृद्ध ने सिर हिलाया, फिर शांति से कहा, तुम वाकई मेरे स्वभाव के हो और तुम में बहुत दृढ़ता है। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मानवी की खातिर मैं तुम्हें यह अवसर दूंगा। स्वर्ण त्वचा और मनस्ती विनाश से ही सृजन होता है। तुमने अब तक जो हासिल किया है वह सिर्फ एक सतही रूप है। अगर तुम अब उस बड़े लड़के से लड़ते हो तो शायद वो तुम्हारे कुछ घूंसे भी नहीं झेल पाएगा। जब आदित्य ने यह सुना तो वो अचानक समझ गया कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। धन्यवाद आचार्य। पिछला वाला थोड़ा मजबूरन था, लेकिन यह वाला बिल्कुल सच्चा था। वृद्ध की इस हरकत ने आदित्य के भविष्य के साधना पथ के लिए सबसे मजबूत नींव रखी थी। आचार्य, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आदित्य ने बहुत देर तक सोचा और अंत में अपने मन का सवाल पूछा। वृद्ध थोड़ा मुस्कुराया, फिर कहा, मैं जो करता हूँ उसके लिए मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि मैं यह मानवी की खातिर कर रहा हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। आधार निर्माण अवस्था में पहुंचने की जल्दी मत करना। प्राणसाधना अवस्था में खुद को अच्छी तरह से तराशो, खासकर अपने आंतरिक अंगों को। वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह मैं तुम्हें देता हूं। अगर तुम कभी महादेवलोक आओ तो इसे मेरे पास ले आना और मैं तुम्हें एक बड़ा सौभाग्य दूंगा। वृद्ध के इतना कहने के बाद उसका शरीर हरे धुएं के एक झोंके में बदल गया और गायब हो गया। आदित्य के सामने केवल एक श्याममणि पट्टिका रह गई। आदित्य ने हाथ बढ़ाकर पट्टिका ले ली। पट्टिका पर केवल एक शब्द लिखा था, वत्स। आदित्य ने एक जटिल भाव से पट्टिका को रख लिया। जया, तुमने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम जानती हो कि अगर मैं मर जाता तो तुम्हारी आत्मा भी बिखर जाती? जब आदित्य ने सोचा कि वह कैसे नरक के दरवाजे तक पहुंच गया था और जया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह गुस्से से भर गया। उसमें मारने का कोई इरादा नहीं था, वरना तुम्हें मारने के लिए उसे केवल एक नज़र की जरूरत होती। वो इतना दिमाग क्यों लगाता? इसके अलावा उसने तुम्हारी नसों और ऊर्जा केंद्र की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरे कुछ करने का कोई मतलब नहीं था। जया की आवाज आदित्य के दिमाग में गूंजी, जिससे आदित्य कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। आदित्य ने जल्दी से अपने शरीर की जांच की और इस समय वो चौंक गया। उसके शरीर की हड्डियां रंगीन कांच के टुकड़ों की तरह थीं, बिना किसी अशुद्धि के, जैसे हर एक आदर्श कलाकृति हो। उसके पूरे शरीर का मांस और खून अनंत जीवन शक्ति से भरा था और उसकी नसें और नाड़ियां मजबूत और शक्तिशाली थी, पहले की तुलना में कम से कम कई स्तर ऊपर। उसके पूरे शरीर की त्वचा एक विशेष शक्ति से भरी हुई थी और एक सुनहरी रोशनी छोड़ रही थी। लेकिन इस समय सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी त्वचा मणि की तरह सफेद हो गई। तो ये है असली स्वर्ण त्वचा और मनस्थी। इस समय आदित्य उस वृद्ध के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस कर रहा था। यह उपकार बहुत महत्वपूर्ण था और अगर भविष्य में उसमें क्षमता हुई तो उसे ये कर्म जरूर चुकाना होगा। आदित्य ने दरवाजे के सामने की जगह साफ की, खून धोया, फिर कमरे में लौटकर पद्मासन में बैठ गया। आदित्य ने सबसे पहले सिस्टम पैनल की जांच की। मेजबान आदित्य सिंह, साधना प्राण साधना का 9वां स्तर, प्रारंभिक मूल्यस्थी, पृथ्वी श्रेणी, मध्य ग्रेड, भाग्य अंक 1239, विशेष क्षमता कोई नहीं, सिस्टम कार्य कोई नहीं, भाग्य अंक 1000 को पार कर गया था, जिससे आदित्य बहुत खुश हुआ। आदित्य ने फिर आंतरिक अंगशोधन की प्राचीन विधि निकाली और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पढ़ने के बाद आदित्य अपना सिर हिलाकर कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 5 मुख्य अंग हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे हैं। 6 सहायक अंग पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय, मूत्राशय और त्रियुष्मक हैं। पंचतत्व सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी हैं। 5 मुख्य अंगों को परिष्कृत करने के लिए पंचतत्वों का उपयोग करना चाहिए। ये प्राचीन आंतरिक अंगशोधन तकनीक की नींव है। 5 मुख्य अंगों को तपाने के लिए तुम्हें पंचतत्वों की दिव्य वस्तुएं ढूंढनी होंगी और उन दिव्य वस्तुओं की शक्ति का उपयोग करके उन्हें तपाना और मजबूत करना होगा। यह आंतरिक अंगशोधन की प्राचीन विधि में बताए गए कुछ अंश थे। जब आदित्य ने इसे देखा तो उसे लगा कि उसका पिछला तरीका बस एक मजाक था। उसने आध्यात्मिक शक्ति को आंतरिक अंगों में पहुंचाया, जिसने वास्तव में उन्हें मजबूत करने और शक्तिशाली बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन यह एक सीमा तक नहीं पहुंच सकता। यदि तुम वास्तव में अपने आंतरिक अंगों का शोधन पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें पंचतत्वों की दिव्य वस्तुओं के साथ सहयोग करना होगा। लेकिन ऐसे प्राकृतिक खजाने ढूंढना इतना आसान नहीं है। आदित्य के पिछले जीवन में उसने 2 प्रकार की दिव्य वस्तुएं प्राप्त की थी, पृथ्वी मणि और अग्नि मणि, लेकिन इस जीवन में उसके पास दोनों में से कोई नहीं थी। नहीं, हमें किसी भी तरह इस समस्या को हल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अचानक आदित्य को याद आया कि अगर उसे ठीक से याद है तो संस्था के खजाने में एक काष्ठ मणि होनी चाहिए। ये भी अमर संस्था के लिए अद्वितीय एक प्रकार का जन्मजात आध्यात्मिक मणि है और ऐसा लगता है कि यह अमर संस्था के निषिद्ध क्षेत्र से आता है। अपने पिछले जीवन में आदित्य को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी और वह नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन काष्ठमणि की बात वास्तव में सच थी। मैंने संस्था के लिए एक छोटा सा योगदान दिया है, इसलिए एक काष्ठमणि प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर यह सच में काम नहीं करता है तो गुरु को हस्तक्षेप करने दो और तुम निश्चित रूप से सफल होगे। लेकिन बाकी 4 संभावनाएं थोड़ी परेशान करने वाली हैं। आदित्य के पिछले जीवन में पृथ्वी मणि और अग्नि मणि अमर संस्था से प्राप्त नहीं हुई थीं।
ऐसा लगता है कि हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। आदित्य ये सोचकर आह भरे बिना नहीं रह सका। वह अंत में समझ गया कि आधार निर्माण अवस्था में ऐसे लोग लगभग क्यों नहीं थे जो 10 साधना मंच बना सकें। स्वर्ण त्वचा और मनस्थिति ने पहले ही अनगिनत लोगों को रोक दिया है और दिव्य निधि सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा आधार निर्माण अवस्था के लिए एक समय सीमा होती है। आमतौर पर 40 साल की उम्र से पहले आधार बनाना सबसे अच्छा होता है। एक बार जब आप 40 साल के हो जाते हैं तो आधार निर्माण की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती है। यह एक ऐसी बात है जिसे अनगिनत लोगों ने सत्यापित किया है। बेशक उन अद्वितीय प्रतिभाओं के लिए आधार बनाने की सबसे अच्छी उम्र 25 वर्ष से पहले है। इस समय खून और ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह तेज होते हैं और संगणित साधना मंच और भी भयानक हो जाता है। हालांकि आदित्य अभी केवल 18 साल का है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आधार निर्माण अवस्था की प्रतियोगिता कैसी रही। आदित्य ने फिर अपना सिर हिलाया। इस सवाल का कोई मतलब नहीं था। फिर आदित्य ने जतिन सिंह के साथ हुई प्रतियोगिता की समीक्षा शुरू की। आदित्य ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी युद्धकलाएं बहुत कम थीं और जतिन सिंह की तरह समृद्ध नहीं थीं। जिन युद्धकलाओं का वो वर्तमान में अभ्यास कर रहा है वे हैं नीलगगन तलवारबाजी, वज्र विस्फोट मुष्टि, पवन वज्र मुष्टि और पवन भेदन हथेली। जहां तक मणिभंजक मुद्रा की बात है, उसने अभी तक उसमें महारत हासिल नहीं की है। पवन भेदन हथेली की शक्ति बहुत कमजोर थी और आदित्य के लिए किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने इस बार इसका इस्तेमाल नहीं किया। वज्र विस्फोट मुष्टि की शक्ति सीमित है। यह अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आधार निर्माण अवस्था में पहुंचने पर इसका प्रभाव कम से कम होता जाएगा। पवन वज्र मुष्टि स्वाभाविक रूप से एक शीर्ष स्तरीय युद्धकला है, लेकिन वह वर्तमान में केवल पवन वज्र रूपांतरण का उपयोग कर सकता है। जहां तक नीलगगन तलवारबाजी की बात है, सच कहूं तो इसकी शक्ति औसत है और आदित्य को इसका उपयोग करना बहुत पसंद नहीं है। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आदित्य को तुरंत पता चल गया कि उसे क्या करना चाहिए, जो कि जितनी जल्दी हो सके कुछ युद्धकलाओं का अभ्यास करना था। आदित्य ने सोचा, अपने पिछले जीवन की यादों को व्यवस्थित किया और फिर 3 युद्धकलाओं का चयन किया। वे थी ज्वाला चक्र, छाया तलवार कला और हृदयभेदी पदचाल। ज्वाला चक्र एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय युद्धकला है जो बैंगनी ऊर्जा दहन कला के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को जुटाकर एक धधकते प्रकाश चक्र का निर्माण कर सकती है ताकि असाधारण शक्ति के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया जा सके। छाया तलवार कला एक शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय युद्धकला है जिसमें कुल 4 चालें हैं। ये चुपचाप तलवार चलाने और तलवार की ऊर्जा को एक पतली रेखा में संकुचित करने पर जोर देती है, जिससे लोग अदृश्य रूप से मारे जाते हैं। हृदयभेदी पदचाल एक विशेष चाल है जिसकी श्रेणी अज्ञात है। हर कदम ऐसा लगता है जैसे प्रतिद्वंद्वी के दिल पर कदम रख रहा हो। ये 3 युद्धकलाएं आदित्य के पिछले जीवन में उसकी पसंदीदा थीं और उन्होंने उसे कई दुश्मनों को मारने में मदद की। अगर यह अतीत में होता तो वह अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब यह अलग है। वो संस्था के शीर्ष नेताओं की नज़र में आ गया है और वे उसकी रक्षा करेंगे। अपना चुनाव करने के बाद आदित्य ने और संकोच नहीं किया और अभ्यास शुरू कर दिया। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ आदित्य स्वाभाविक रूप से जानता था कि कैसे अभ्यास करना है। केवल 1 घंटे से ज्यादा समय में उसने ज्वाला चक्र को छोटी मोटी सफलता तक पहुंचा दिया था। अगर आदित्य तेजी से आगे बढ़ना चाहता तो वह अपने भाग्य अंक खर्च कर सकता था, लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। ये सभी युद्धकलाएं थीं जिनका मैंने अपने पिछले जीवन में अभ्यास किया था। वे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगी, इसलिए मेहनत से प्राप्त भाग्य अंकों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य को हमेशा लगता था कि भाग्य अंक बहुत उपयोगी थे, इसलिए उसने उन्हें पहले बचा लिया। तुम्हारी गुरु और बाकी सब वापस आ गए हैं। आदित्य मूल रूप से छाया तलवार कला का अभ्यास शुरू करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब जया की आवाज गूंजी तो आदित्य ने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। जया के इस सहायक के साथ आदित्य ने पाया कि चीजें वास्तव में बहुत अधिक सुविधाजनक थीं। कुछ सांसों के बाद आदित्य के आंगन के बाहर कई आकृतियां उतरी। वे कोई और नहीं बल्कि मेघा, इंद्रधनुष और उसके 3 शिष्य थे। उन चारों ने अपनी आभा नहीं छिपाई। आदित्य ने जल्दी से दरवाजा खोला, झुका और कहा, गुरु माँ को प्रणाम, बड़े भाइयों और बहनों को प्रणाम। मेघा, इंद्रधनुष ने अपना हाथ हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर आदित्य के शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल बाद आध्यात्मिक शक्ति लौट आई और मेघा, इंद्रधनुष ने राहत की सांस ली। तुम्हारी नाड़ियां मजबूत है, लगता है अब तुम ठीक हो। मैं निश्चिंत हूं। मेघा, इंद्रधनुष के शब्दों ने आदित्य के दिल को गर्म कर दिया। ये गुरु वास्तव में बहुत अच्छी थी। धन्यवाद गुरु माँ। मैं बस अभी वापस आया और अपनी सांसें ठीक की। मैं अब ठीक हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि उसकी गुरु ने यह पता लगा लिया होगा कि उसकी नसें और नाड़ियां घायल नहीं हुई थीं। अनन्या शर्मा और तारिणी ने आदित्य पर एक नजर डाली और उनकी आंखों में निराशा की एक झलक कौंध गई। छोटे भाई, तुम सचमुच हमारी अमर संस्था में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हो, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। आदित्य दिल से हंसा और कहा, दूसरे भाई इंसान नाम से डरता है और सुअर मोटापे से। मैं तो चाहूंगा कि मैं अतीत में ही लौट जाऊं। ऋषभ एक पल के लिए चौंक गया, फिर सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका छोटा भाई नहीं चाहता था कि बहुत से लोग उस पर ध्यान दें। मेघा, इंद्रधनुष मुस्कुराई और कहा, आदित्य का चरित्र अच्छा है और मैं बहुत प्रसन्न हूं।
अमरता का मार्ग लंबा है और अस्थायी सफलता या विफलता का कोई मतलब नहीं है। मेघा इंद्रधनुष के इतना कहने के बाद उसने एक संग्रह अंगूठी निकाली और उसे आदित्य को सौंप दिया। यह आचार्य ने अभी मुझे दिया है, ये तुम्हारा इनाम है। इसमें 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि और एक तृतीय श्रेणी की नाड्युष्णक गोली है। जैसे ही मेघा इंद्रधनुष के शब्द निकले, अनन्या शर्मा और तारिणी अपनी आंखों में लालच का भाव छिपा नहीं सकी और साथ ही उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। उन दोनों के पास मिलाकर केवल 1,000 से ज्यादा निम्न श्रेणी की ऊर्जामणि थी, जो लगभग 100 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि के बराबर थी। लेकिन आदित्य के पास 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि थी। ये कैसे लोगों को ईर्ष्या, जलन और नफरत महसूस न कराता। आदित्य ने संग्रह अंगूठी ले ली और उसकी आंखों में तुरंत खुशी की एक झलक दिखाई दी। आचार्य वास्तव में उसके लिए सौभाग्य लाने वाले थे। गुरु मां, मैं इन सभी ऊर्जामणियों का उपयोग नहीं कर सकता, कृपया आप कुछ ले लीजिए। मेघा इंद्रधनुष ने सोचा, सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति रखना वास्तव में उचित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए 1,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि छोड़ दूंगी और बाकी मैं तुम्हारे लिए रखूंगी। जब तुम्हें ऊर्जामणि की जरूरत हो तो बस मेरे पास आकर ले लेना। मेघा इंद्रधनुष के इतना कहने के बाद उसने 9,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि ले ली और फिर संग्रह अंगूठी आदित्य को वापस दे दी। आदित्य ने भी राहत की सांस ली। 10,000 मध्यम श्रेणी की ऊर्जामणि इस समय उसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी, लेकिन 1,000 उचित था। वैसे गुरु मां, बात की प्रतियोगिता कैसी रही? आदित्य ने संग्रह अंगूठी रख ली और मुस्कुराते हुए पूछा। मेघा इंद्रधनुष थोड़ा मुस्कुराई, फिर एक मुस्कान के साथ कहा, आधार निर्माण अवस्था की प्रतियोगिता में आचार्य ने जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को जीतने दिया। 5 में से प्रत्येक ने 2 मैच जीते और एक बराबरी पर छूटा। जहां तक बैंगनी भवन अवस्था की प्रतियोगिता की बात है, मानवी स्वाभाविक रूप से जीत गई। इस प्रतियोगिता के बाद हमारी अमर संस्था को अंततः 65 संसाधन मिले, जो पिछले वर्षों की तुलना में 50 अधिक है। आदित्य सुनते ही तुरंत समझ गया, यह आचार्य देवदत्त चौहान का महातलवार मंडप को सम्मान देने का तरीका था। अगर यह एक सामान्य प्रतियोगिता होती तो महातलवार मंडप को 30 मिलने पर भी आभारी होना पड़ता। अब उसे केवल 35 मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में केवल 50 कम है। यह आचार्य देवदत्त चौहान द्वारा महातलवार मंडप के त्रिलोक खत्री को उसके षड्यंत्र के लिए दी गई सजा भी थी। पिछले जीवन में महातलवार मंडप ने 50 संसाधन प्राप्त किए और अमर संस्था से अतिरिक्त 10 छीन लिए थे। इसी 10% संसाधनों के कारण भविष्य में अमर संस्था के प्रत्येक शिखर के संसाधनों में 10% की कमी हो गई थी। अब मैंने अपना जीवन फिर से जिया है, तितली के पंख फड़फड़ाए हैं और अंत बदल दिया है। मेघा इंद्रधनुष ज्यादा देर नहीं रुकी। आदित्य से संक्षिप्त बातचीत के बाद वह चली गई। आदित्य को मेघा इंद्रधनुष से पता चला कि 5वें बुजुर्ग गुरु तपन 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। जब आदित्य ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में तुरंत उत्साह दिखाई दिया। विक्रम राठौड़ आ रहा है। आदित्य ने कुछ दिनों में संस्था के बाहर जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। यह एक बड़ी घटना थी, क्योंकि संस्था शिष्यों की भर्ती कर रही थी, तो वह जाकर देखे बिना कैसे रह सकता था। आदित्य अपने पिछले जीवन में भी वहां गया था। उस समय विक्रम राठौड़ 5वें बुजुर्ग का शिष्य था। विक्रम राठौड़ से मिलने के अलावा एक और व्यक्ति था जिसमें आदित्य को बहुत दिलचस्पी थी, और उस व्यक्ति का नाम नीरा वशिष्ठ था। नीरा एक छोटे परिवार से आती है। वो वशिष्ठ परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभा है और उसके पास जलाध्यात्मिक शरीर है, लेकिन उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसने एक अग्नि आध्यात्मिक फल निगल लिया। जल और अग्नि असंगत थे, जिससे उसका जलाध्यात्मिक शरीर नष्ट हो गया और उसकी नींव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस इसी तरह एक छोटी प्रतिभा का अंत हो गया। आदित्य को अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि नीरा अमर संस्था में शामिल होने आई थी, लेकिन कोई भी उसे नहीं चाहता था। वह जाने से पहले पूरे 1 दिन तक अमर संस्था के दरवाजे पर घुटने टेक कर बैठी रही। बाद में किसी अज्ञात कारण से महातलवार मंडप के त्रिलोक खत्री ने उसे देख लिया और उसे ले गया। बाद में नीरा महातलवार मंडप में मजबूती से उभरी। जब वह अपना आधार बना रही थी तो उसने 8 साधनामंच भी बनाए और एक प्रतिभा बन गई। कहा जाता है कि अगर नीरा का जलाध्यात्मिक शरीर क्षतिग्रस्त न होता तो वह 9वां साधनामंच भी बना सकती थी। नीरा ने अपना आधार स्थापित करने के बाद वह वशिष्ठ परिवार में लौट आई और उनमें से दर्जनों को मार डाला। अंत में दुनिया को यह बता दिया कि उसके खिलाफ साजिश करने वाला व्यक्ति उसका अपना चाचा था। बाद में नीरा की साधना लगातार बढ़ती गई और छठे देवलोक में एक शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद उसने विंध्य प्रदेश छोड़ दिया और दुनिया भर की यात्रा की। हालांकि नीरा की प्रतिभा मानवी चौहान के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से एक प्रतिभा है। अपने पिछले जीवन में आदित्य और नीरा का कोई संपर्क नहीं था और ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि वे मिले थे। आदित्य ने नीरा के बारे में सोचा, इसलिए नहीं कि उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं थी, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था कि उसकी गुरु उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर ले। अनन्या शर्मा और तारिणी वे हैं जिन्हें उसे मारना ही है। एक बार वे मर गई तो वेणु शिखर में कोई महिला शिष्य नहीं होगी। आदित्य को बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि नीरा एक ऐसी व्यक्ति थी जो उपकार चुकाना जानती थी। जब बाद में महातलवार मंडप को खतरे का सामना करना पड़ा तो नीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे हल किया। ये कहा जा सकता है कि महातलवार मंडप में नीरा का दर्जा अमर संस्था में मानवी चौहान के दर्जे के बराबर है। आदित्य को ऐसी छोटी बहन के वेणु शिखर में प्रवेश करने से राहत महसूस होती है।